Very good morning, everyone. I welcome you on behalf of Prudent Corporate and Motilal Oswal Asset Management Company. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि संडे मॉर्निंग आप लोग आए सेशन को अटेंड करने के लिए। और लेट अस आज का जो टॉपिक है इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव इंडिया वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आज हमारे साथ मिस्टर नवीन अग्रवाल है जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। I'll invite him for the session. Over to you, sir. Thank you, Bhanu. Thank you all the investors of Prudent. It is my very great pleasure to welcome you all to the call. My name is Naveen Agarwal. I am the Managing Director and CEO of Motilal Oswal Asset Management Company. I will talk in English and Hindi so that I can connect with all of you today. जैसा कि आप लोग जानते हैं मोतीलाल ओसवाल 33 इयर्स ओल्ड कंपनी है। 1987 से शुरू किया है हमने काम। बाकी सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हम अलग हैं। हम सिर्फ इक्विटीज मैनेज करते हैं। हम सब काम नहीं करते। हमें लगता है कि जो एक काम करते हैं वो अगर हमने अच्छे से किया तो हम इन्वेस्टर्स को काफी फायदा कर सकेंगे। हम दूसरों से काफी अलग हैं। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स because we have the highest skin in the game in India. हमारा आज के दिन 3,000 करोड़ यानी 3,000 करोड़ का पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स AMC के प्रोडक्ट्स में है। म्यूचुअल फंड में, PMS में, AIF में मिला के हमने 3,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया है। इनफैक्ट इस महीने में यानी कि नवंबर के महीने में ही हमने 150 करोड़ रुपया और लगाया है हमारे स्कीम्स में। तो हम अगर इन्वेस्टर्स अच्छा करते हैं तभी हम अच्छा करेंगे। अगर इन्वेस्टर्स अच्छा नहीं करेंगे तो हम भी अच्छा नहीं करेंगे। हमने एसेट मैनेजमेंट पिछले 20 साल से अलग अलग तरीके से किया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एसेट मैनेजमेंट करते हुए हमने काफी कुछ सीखा है। एंड मैंने जो सीखा है वो आपसे आज मैं थोड़ा शेयर करूंगा। कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आज इंडेक्स काफी बढ़ चुका है। नीचे में आप लोग जानते होंगे 23 मार्च को इंडेक्स 7,600 हुआ था। निफ्टी 7,600 हुआ था। वहां से निफ्टी बढ़ के अब तकरीबन 13,000 निफ्टी आ चुका है। एंड हर 1,000 पॉइंट की तेजी में लोगों को लग रहा था कि ये बाजार अब यहाँ पे पीक हो गया है क्या। तो लोगों ने 10,000 में भी पैसे रिडीम किए निफ्टी में, 11,000 में भी रिडीम किए, 12,000 में भी रिडीम किए और 13,000 में भी किए। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जब 10,000 में लोग रिडीम कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि अगर बाजार 9,000 या 8,000 होगा तो हम पैसा लगा देंगे। आज वही इन्वेस्टर 13,000 में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये इंडेक्स 12,000 हो जाए या 11,000 हो जाए तो हम पैसा लगा देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप 10,000 में चाहते थे कि 8,000 हो जाए, आप 13,000 में चाहते हैं कि 11,000 12,000 हो जाए, और हो सकता है कि 15,000 निफ्टी में आप चाहेंगे कि 13-14,000 हो जाए। बेसिकली ये एक मूविंग टारगेट है। इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस या कोई साइंस नहीं है। क्योंकि बाजार बढ़ चुका है तो एक डर रहता है कि अब यहां से गिर जाएगा। तो ये डर, ये सोच, ये फियर जो है, हाउ डू यू हैंडल दिस एंड व्हाट आर द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स जो एक नॉर्मल ले इन्वेस्टर नहीं सोच पाता है। वो क्या पर्सपेक्टिव्स हैं डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं जिससे आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकें अपने सेविंग्स का, अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने म्यूचुअल फंड का, PMS का या AIF का। आप क्या लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। बिकॉज बाजार में शॉर्ट टर्म व्यू किसी के लिए भी देना बहुत मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म व्यू बनाना, बिकॉज हमारे पास काफी हिस्ट्री है इस बाजार की। आप जानते होंगे सेंसेक्स वाज बोर्न इन 1979, तो अपने पास 40 साल की हिस्ट्री सेंसेक्स की है। निफ्टी की काफी हिस्ट्री है। अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स की 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है। तो मैं आपको ये कुछ शेयर करूंगा एंड आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां से 13,000 निफ्टी से अब आपको कैसे सोचना है
एंड क्यों हमें लगता है, जैसे मेरे प्रेजेंटेशन का आज का टाइटल है इंडिया वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब मैं यही प्रेजेंटेशन प्रूडेंट को और बाकी मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इन्वेस्टर्स को कर चुका हूं। मैंने यही प्रेजेंटेशन उन्हें 1000 पॉइंट पहले भी किया था, 2000 पॉइंट पहले भी किया था, 4000 पॉइंट पहले भी किया था। कुछ लोगों ने मेरी बात सुनी और वो इस बाजार में इन्वेस्ट कर लिए, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, शायद वो आगे चल के इन्वेस्ट करेंगे। माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स दूं जो आपको अगले एक दिन एक महीने के लिए नहीं, बट अगले 5, 7, 8, 10 सालों के लिए काम में आ सके। सो विद दिस आई विल स्टार्ट। मैं आपको आज तीन फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं। पहला फ्रेमवर्क हम बोलते हैं नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी फ्रेमवर्क। दूसरा फ्रेमवर्क हम बोलते हैं स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स फ्रेमवर्क। और तीसरा फ्रेमवर्क है मेरा इनोवेशन वर्सेस डेमोग्राफिक्स फ्रेमवर्क। ये 3 फ्रेमवर्क मैं आपको आज प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा ये तीनों फ्रेमवर्क, क्योंकि ये आपको अगले 5-7 सालों के लिए काफी काम में आएंगे। तो ये जो पहला फ्रेमवर्क है, यानी कि नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, इंडिया का जीडीपी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारा जीडीपी 55 साल लगे, इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ, 2002 तक आते आते हमारा जीडीपी 500 बिलियन डॉलर का हुआ, और वो 500 बिलियन डॉलर डबल होने में केवल 5 साल लगे हमें। यानी कि हम 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स हो गए 2007 में, और आज 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स हैं हम 2020 में। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नाउ देयर आर ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सिर्फ 3 देश हैं दुनिया में जिनका 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी से ज्यादा है, अमेरिका, चाइना और जापान। और हमारे पास इन तीनों बाजारों की हिस्ट्री है कि इनके शेयर बाजार कैसे परफॉर्म किए थे जब ये जीडीपी बहुत ही क्रिटिकल फेज ऑफ 2.5 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन, 2.5 to 5 ट्रिलियन डॉलर जर्नी जब उसकी चली, तो उसमें शेयर बाजार ने कैसे परफॉर्म किया, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, अमेरिका ने ये जर्नी 1979 में शुरू की थी, और उन्हें ये जर्नी करने में 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की जो जर्नी है वो पूरी करने में 10 साल लगे, और इन 10 सालों में उनका बाजार 5 गुना बढ़ गया। 348 का वहां का जो इंडेक्स है वो 1700 हो गया। यानी कि उस बाजार ने 10 साल तक 17% रिटर्न पर एनम दिया। आप बहुत ध्यान से ये नंबर को कहीं पे पेपर पे लिख लीजिएगा, जिससे आपको ध्यान रहे। 1979 में ये जर्नी शुरू हुई, 10 साल की जर्नी थी। 10 साल तक ये बाजार एवरेज 17% रिटर्न पर एनम दे रहा था। ये टेम्पलेट नंबर 1 है। दूसरा, चाइना ने ये जर्नी काफी जल्दी तेजी से पूरी की 2004 में, यानी एग्जैक्टली 25 साल बाद उनकी ये जर्नी शुरू हुई, और उन्होंने ये जर्नी केवल 5 सालों में पूरी कर ली। और बिकॉज उन्होंने ये जर्नी सिर्फ 5 सालों में पूरी कर ली, उनका बाजार इस 5 सालों में 28% पर एनम बढ़ा, 28%। ये मैं वहां के मार्केट रिटर्न की बात कर रहा हूं, वहां के इंडिविजुअल फंड्स और स्टॉक्स तो इससे बहुत ज्यादा बढ़े थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ बाजार की बात कर रहा हूं आपसे। बाजार ही वहां पे 17% अमेरिका में 10 साल तक बढ़े, चाइना में 28% 5 साल के लिए बढ़े। हमारा अंदेशा है कि इंडिया का 5 ट्रिलियन जीडीपी जो 2021 में 2.9 ट्रिलियन है, हमारे हिसाब से 2030 के पहले 100% ये जीडीपी हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो हम चाइना के जैसे 5 सालों में ये जर्नी पूरी नहीं कर पाएंगे। वहां पे जिस तरीके की गवर्नमेंट है, जिस तरीके का एग्जीक्यूशन है, जो मल्टीपल लीवर्स फायर कर रहे हैं, कंजम्पशन लीवर है, इन्वेस्टमेंट लीवर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीवर है, वहां पे बहुत सारे लीवर्स फायर कर रहे हैं, एंड वहां पे ये जर्नी 5 साल में पूरी हुई है। हमें लगता है कि जिस तरीके से यूएस ने ये जर्नी तकरीबन 10 सालों में पूरी की है, हम भी ये जर्नी 2030 के पहले पूरी कर लेंगे। एंड हमें ये लगता है कि इस दौरान हमारा बाजार भी तकरीबन 15 से 17% रिटर्न पर एनम देगा। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है।
ये एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है। आप ध्यान से सोचिएगा कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट पे केवल 2.5% रिटर्न देता है। पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ने लोगों को नुकसान दिया है। गोल्ड कभी कभी बढ़िया रिटर्न देता है और ऐसे 10 साल भी आते हैं जब नेगेटिव रिटर्न देता है। मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों में गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है। ये नंबर भी मैं आपके साथ इस प्रेजेंटेशन के दौरान शेयर करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स किस तरीके के होते हैं। ठीक है। सो बट आप ये ध्यान में रखिए कि हमारी जर्नी अमेरिका की तरह तकरीबन 10 years में we should be able to double our GDP to $5 trillion, and this journey can give us a 15 to 17% return per annum। यानी कि आप जो चिंता कर रहे हैं कि निफ्टी 13,000 हो गया है, नीचे में 7,500 हो गया था, भाई निफ्टी यहीं पे तो था पिछले जनवरी में। वो तो कोरोना वायरस के डर के मारे कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी इसके वजह से ये इंडेक्स गिर गया, 7,500 हो गया, वहीं पे वापस आया है। तो पिछले एक साल में ये बाजार कहीं नहीं गया इन सम वेज। सो बेसिकली वी बिलीव दैट द मार्केट्स इन इंडिया कैन डेमोन्स्ट्रेट similar returns as the United States, compounding at 17% per annum. So ये मेरा पहला framework है। My second framework is stocks are slaves of earnings. So as you are aware, stock markets follow earnings, stock prices follow earnings. So let me give you an example. In the decade of 2000 to 2010, the corporate earnings of India grew by 13% per annum. And Nifty also compounded at 13%. ये कोई coincidence नहीं है. This is not a coincidence. Earnings growth and Nifty performance were quite similar during this period, right? In the next decade, which is the year 2010 to 2020, India's earnings slowed down. They compounded at a mere 7% per annum. 7% से हमारा earnings grow हुआ, और मार्केट आप जानते हैं कि मार्च 2020 में 12,000 11,000 निफ्टी सीधा 7,600 आ गया, और 31 मार्च को कितना बंद हुआ था? 8,500 निफ्टी बंद हुआ था। ये फॉल के वजह से ये 10 साल का रिटर्न 5% लग रहा है, वरना ऑन अ स्टेडी स्टेट बेसिस ये भी 7% रिटर्न होता है। यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ भी 7 और निफ्टी का मूवमेंट भी 7। So stocks are slaves of earnings. Earnings and returns go hand in hand. They are two sides of the same coin. ये एक हेड है तो दूसरा टेल है। एंड हमें लगता है कि ये अर्निंग्स ग्रोथ जो 13% था और जो 5% था, वो अगले 5 से 10 सालों में मिनिमम 15% होगा। ये इंडिया का गोल्डन डेकेड है आगे। वी बिलीव दैट अर्निंग्स ग्रोथ विल बी स्ट्रॉन्ग। क्यों हमें लगता है ऐसा? हमें इसके लिए लगता है क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी जो 7.8% होता था सन 2008 में, ध्यान से देखिएगा 7.8%, वो गिर के 2.9 हो गया था। इसका एवरेज 5% है और इस साल ये बढ़ के तकरीबन 3% पे आएगा। सो हम एवरेज से नीचे हैं 2% और पीक से बहुत नीचे हैं। हमें लगता है कि अगर ये एवरेज पे भी चला जाएगा, यानी 4.9 पे चला जाएगा या एवरेज प्लस पे जाएगा, तो यहां से अर्निंग्स ग्रोथ या तो 22% बढ़ सकता है अगर ये एवरेज पे चले जाए तो, या फिर 31% पे बढ़ सकता है अगर एवरेज से थोड़ा ऊपर हो। मानिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एवरेज से ऊपर, अबाव एवरेज, बट इट इज स्टिल बिलो द पीक ऑफ 7.8%, and America is today at 10%, roughly 10% corporate profit to GDP, right? So basically ये जर्नी जब अर्निंग्स 22% ग्रो करेगा तो निफ्टी कितना ग्रो करेगा? स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, हमने बताया ना यहाँ पे, स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड रिटर्न्स गो हैंड इन हैंड, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है तो क्या हमारा बाजार 15 से 20% पर एनम नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो ये सेकंड फ्रेमवर्क है, स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स numbers are very depressed, we expect earnings to go back to the average. If it goes back to the average, then earnings growth will be 22%,
there's no reason to believe that the market returns will not be similar. तीसरा फ्रेमवर्क है इनोवेशन वर्सेस डेमोग्राफिक्स। हर कंट्री का एक समय आता है, आप ध्यान से देखिएगा ये चार्ट। अमेरिका का समय था 90s में, वहां का बाजार 561% बढ़ा। अगला डेकेड उनके लिए बहुत खराब था, उनका मार्केट केवल 7% बढ़ा। और उसके अगले डेकेड में उनका मार्केट 238% बढ़ा। करेक्ट? तो ये साइकिल्स होती है डेकेड बाय डेकेड की। इंडियन मार्केट ने 473% रिटर्न दिया था सन 2000 से 2010 में, और इसी बाजार ने -33% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। कैन दिस बी द डेकेड, सन 2020 से 30, कैन दिस बी द डेकेड ऑफ इंडिया? हमें लगता है कि दिस विल बी द डेकेड ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक्स के वजह से, इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट के वजह से, कई चीजों के वजह से हमें लगता है कि जिस तरीके से ये यूएस 561% से +7 से 238 पे आया है, वी बिलीव इंडियन मार्केट्स कैन आल्सो गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। आप ये देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, ये है MSCI, ये है S&P 500 अमेरिका का चार्ट, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये है इंडिया का चार्ट। ये 100 से दोनों शुरू किए थे 1 जनवरी 2008 को, और यूएस मार्केट आज 200 से ऊपर है, और बिकॉज रुपया डेप्रिशिएट हुआ है वर्सेस यूएसडी, दिस इज डाउन टू 70। एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट है मॉर्गन स्टैनली के, उन्होंने एक ये प्रेजेंटेशन में बताया है कि अगर ये कैचअप भी करता है, करेक्ट, अगले 4-5 सालों में, तो क्या रिटर्न आता है? बहुत बड़ा रिटर्न आता है। हम मानते हैं कि अगर 15 से 20% भी रिटर्न आता है, तो एटलीस्ट ये 70 का हम वापस से 100-150 के बीच में पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली 3 फ्रेमवर्क है, ये तीसरा फ्रेमवर्क है, वेयर वी बिलीव दैट द नेक्स्ट डेकेड डज बिलोंग टू इंडिया after a very poor decade, as Indian earnings revert to the mean and demographics of India start to manifest in terms of non-linear growth in the demand for several products. Now, within this performance of the markets, we believe that the small and mid caps will do even better. Small and mid caps काफी underperform किए हैं large caps को, और हमें लगता है कि वो स्टॉक्स बेहतर करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ फंड्स प्रेजेंट करूंगा लास्ट में, जहां पे आप ये पावर ऑफ रिटर्निंग ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स को प्ले कर सकेंगे। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही 10 साल तेजी है, पिछले .com बबल में जो 2000 में आपको पता होगा सारा टेक सेक्टर क्रैश हो गया था, ये फॉल में पहले राउंड में बाजार 27% फॉल हुआ, फिर 19% बढ़ा, फिर 26% फॉल होकर 22% बढ़ा, और फिर से 33% गिरा। यानी कि 100 का इंडेक्स 73 हुआ, बढ़ा और फिर से 64 हुआ, बढ़ा और फिर से 53 हुआ। एग्जैक्टली सेम पैटर्न ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ, बट इस बार बाजार ने पहले राउंड में ही अपना निफ्टी 12,000 वाला सीधा 7,500 कर दिया। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि हिस्ट्री मे नॉट रिपीट इटसेल्फ, बट इट डेफिनेटली राइम्स। अगर ये इस तरीके का कोई पैटर्न फॉलो होता है, तो अपना बाजार भी करेक्ट हो सकता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि करेक्ट नहीं हो, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है कि देयर आर 3 फ्रेमवर्क्स जो मैंने आपको दिखाए, स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, राइट, इंडिया नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, डेमोग्राफिक्स वर्सेस इनोवेशन फ्रेमवर्क, उनके हिसाब से अगर मार्केट 15 से 20% रिटर्न दे सकता है, तो ये टाइमिंग करना ये काफी नुकसानदायी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। हम वॉरेन बफेट के बहुत बड़े बिलीवर हैं। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 14 साल की उम्र में शुरू किया था, और आज वो 90 साल के हैं, और उनकी नेटवर्थ $90 बिलियन हो चुकी है। इस पीरियड में S&P ने 5,300 टाइम रिटर्न दिया है। गोल्ड जो आप में से बहुत लोग पसंद करते हैं, उसने 37 टाइम्स रिटर्न दिया है, और फिक्स्ड इनकम ने 89 टाइम्स रिटर्न दिया है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग एसेट एलोकेशन के नाम पे गोल्ड खरीदते हैं, फिक्स्ड इनकम खरीदते हैं, ये आपको अमीर बनाएगा या गरीब बनाएगा, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 1942 से 2019 यानी कि तकरीबन 80 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका का।
इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, मैं आपको ये चार्ट भी दिखाऊंगा इंडिया का भी। तो इक्विटी ने गोल्ड से 144 टाइम 144 टाइम्स रिटर्न दिया है और फिक्स्ड इनकम से 60 टाइम्स रिटर्न दिया है। अब आप कैसे एलोकेट करना चाहेंगे वो आपको सोचना है, बट ये हिस्ट्री है आपके लिए। एंड वॉरेन बफेट जो कि इक्विटी से सारे पैसे बनाए हैं, उन्होंने अपना $5000 को $90 बिलियन बना के दिखाया है इस तरीके से। ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का एक सीक्रेट सॉस है जो बहुत कमती लोग समझते हैं हमारे हिसाब से। मैं आपको एक पजल देता हूं कि अगर 15% से आपका पैसा बढ़ रहा है तो 10 सालों में वो कितना होगा? वो होगा 4 गुना। अगर 10 सालों में वो 4 गुना होगा तो 20 सालों में 8 गुना होगा क्या? या 30 सालों में 12 गुना होगा क्या? नहीं, वो 20 सालों में 8 गुना नहीं 16 गुना होता है और 30 सालों में 12 गुना नहीं 66 टाइम्स होता है। तो इसे कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। लीनियर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड। 10 का 20 और 20 का 30 करने से 4 का 8 और 8 का 12 नहीं होता है, 4 का 16 और 16 का 66 होता है। देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड gives you a non-linear increase in wealth generated or an exponential increase in wealth generated. अब कई लोग चाहते हैं कि जब बाजार में मंदी हो तो वो बेच दें। अब आप ये चार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आप सबके लिए है। निफ्टी पिच जब से पैदा हुआ है तब से 31 टाइम्स है, राइट? इन द लास्ट 30 years निफ्टी इज अप बाय 31 टाइम्स। अगर आपने निफ्टी के 30 बेहतरीन दिन, सबसे बेस्ट डेज मिस कर दिए तो आपका पैसा 31 टाइम्स नहीं मल्टीप्लाई होता, आपका पैसा मल्टीप्लाई होता 3 टाइम्स। ठीक है? और जानने की बात यह है कि आउट ऑफ दीज 30 days 18 days have been hidden in the bear market. Please understand this, that 18 out of the 30 best days or 60% of all the best days have been hidden in the bear market. So you have to be very careful in trying to avoid the bear market. You will also avoid some of the biggest days in the market, and if you avoid the biggest days in the market, then your net worth will not be 31 times, it will be just 3 times. So you have to be very careful about these things. We don't have to be smarter than the rest. वॉरेन बफेट ने कहा है you just have to be more disciplined. मैंने आपको अमेरिकन मार्केट्स का, वॉरेन बफेट की जर्नी का, 80 साल का अमेरिका का एक्सपीरियंस बताया है। अब मैं आपको इंडिया का एक्सपीरियंस बताता हूं। अगर आपने जब सेंसेक्स पैदा हुआ था मार्च 79 में, तब आपने अगर 1 रुपया इक्विटीज में लगाया होता तो आपका 1 रुपया आज 557 रुपीज है। वही 1 रुपया आपने गोल्ड में लगाया होता तो वो 50 रुपया है, और वही 1 रुपया आपने बैंक डिपॉजिट में लगाया होता तो 28 रुपया है, और वही 1 रुपया आपने अपने तिजोरी में रखा होता तो वो 1 ही रुपया रहता। यानी कि इक्विटीज ने आपको गोल्ड से 10 गुना रिटर्न दिया है और बैंक डिपॉजिट से 20 गुना रिटर्न दिया है। तो आप क्या कर रहे हैं? जब इक्विटीज बेच रहे हैं और बैंक डिपॉजिट में डाल रहे हैं तो आप अमीर बनने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि गरीब बनने का। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर मैंने तो 3 साल पहले लगाया था बाजार में और वो गिर गया। यही खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बाजार की, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इक्विटीज हर साल 3 बार 5% गिरता है, हर 16 महीने में 1 बार एवरेज 10% गिरता है, हर 5 साल में 1 बार 20% गिरता है, और हर 10 साल में 1 बार 50% गिरता है। ये पिछले 100 साल का एवरेज हिस्ट्री है अमेरिका का। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बताता हूं आपको। हर 3 महीने में 1 बार 5% गिरता है, हर 16 महीने में 1 बार 10% गिरता है, हर 5 साल में 1 बार 20% गिरता है, और हर 10 साल में 1 बार 50% गिरता है। ये वॉलेटिलिटी कि मैंने लगाया था साहब मेरा 10 रुपए का 7 रुपया हो गया अभी, तो क्या करें? निकल जाएं इसमें से, लगा दें गोल्ड और बैंक डिपॉजिट में अगले 30 सालों के लिए,
लगा दीजिए, आप लगाइए 30-40 सालों के लिए और देखिए क्या मजा होता है। आपको गोल्ड और बैंक डिपॉजिट इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन करा देंगे, बट आपको अमीर नहीं बनाएंगे। तो ये बात थोड़ा आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। और दूसरा, आप लोगों को जो एक क्वेस्ट होगा बेयर मार्केट से बचने का, अगर आपने उससे बचे तो आपका कंपाउंडिंग 3 गुना होगा, ना कि 31 गुना होगा। ये सारे फैक्ट्स बहुत डिफिकल्ट फैक्ट्स हैं, बट आप लोगों को ये ध्यान से समझना पड़ेगा। अब मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताता हूं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट एक फिलॉसफी फॉलो करता है, जो कि हमने किताब बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हमारी फिलॉसफी का नाम है QGLP। Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमें सबसे बेहतरीन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करना है। आप मुझे बताइए, आप अगर कोई पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो आप एक अच्छे पार्टनर के साथ आपका बिजनेस शुरू करेंगे, एक अच्छा बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो शेयर खरीदते वक्त खराब बिजनेस क्यों खरीदेंगे? शेयर खरीदते वक्त खराब मैनेजमेंट क्यों खरीदेंगे? खराब मैनेजमेंट तो आपको लूट ही लेगा। सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड इज ग्रोथ इन अर्निंग्स। अगर आपको शेयर बाजार में पैसे बनाने हैं, सिर्फ क्वालिटी लेके आप कहीं नहीं जाएंगे लाइफ में। आपको ग्रोथ से ही पैसे बनेंगे। ग्रोथ इन अर्निंग्स इज रिक्वायर्ड। ये ग्रोथ अगर लंबे टाइम तक चले, यानी लॉन्जिविटी हो उसमें, तब आपके पैसे खूब बनेंगे। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल प्ले आउट। And lastly, if you buy at a reasonable price with a high margin of safety, then you will make a ton of capital. रामदेव जी हमारा इन्वेस्टमेंट टीम को लीड करते हैं। उन्होंने सन 1995 में वेल्थ क्रिएशन स्टडीज करना शुरू किया था। 2020 में उनको 25 साल हो जाएंगे ये स्टडी करते हुए। इस स्टडी के दौरान हमने इतनी सारी चीजें सीखी है जो हमने हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लगाई है, कि हमें लगता है कि यही कंपैरेटिव एडवांटेज है कि हमारा सारे फंड्स A to Z, ऐसा एक भी फंड नहीं है जो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक भी फंड नहीं है। PMS में ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में ले लीजिए, आप बोल सकते हैं कि आपका फंड पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मुझे नुकसान लग गया है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहते हैं तो आपके फीस के बाद एवरी सिंगल प्रोडक्ट, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये 25 साल की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का नतीजा है कि एवरी सिंगल फंड इज बीटिंग द बेंचमार्क। आप ध्यान से देखिए, ये हमने इप्का लैबोरेटरीज जो खरीदा था वो 3 गुना हो चुका है। हमने बजाज फाइनेंस जो खरीदा था वो 43 टाइम्स हो चुका है। हमने नवंबर 10 में खरीदा था। हमने पेज इंडस्ट्रीज खरीदा 49 टाइम्स। आइशर मोटर्स में हमने 18 गुना पैसा बना के दिया इन्वेस्टर को। कोटक बैंक में हमने 10 गुना पैसा बना के दिया है। HDFC बैंक में 16 गुना, एंड सो ऑन। हमने मल्टी बैगर्स कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाई किए हैं। गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, हमें लगता है हमारा एक्सेलरेटर सबसे स्ट्रांग है। अब हमने ब्रेक्स भी स्ट्रांग किया है, रिस्क मैनेजमेंट भी लगाया है। हम अब धीरे धीरे करके हमारे जो विनर्स हैं उनमें रेगुलरली प्रॉफिट टेकिंग लेंगे। हमारे जो लैगर्ड्स हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट कमिटी और रिस्क कमिटी और रिसर्च टीम बना के एक मेकर चेकर प्रोसेस लगाया है, जहां पे लैगर्ड्स को टाइमली कट करेंगे। और इस तरीके, और हमारा रिगर जो एक प्रोसेस है उसको हमने बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई किया है। हमारे रिव्यूज वीकली, फोर्टनाइटली अब हमने कर दिए हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि अब हमारा ब्रेक भी बहुत स्ट्रांग है, एक्सेलरेटर तो हमेशा से बहुत स्ट्रांग था ही। तो अभी मैं आपको क्विकली 2-3-4 फंड बताऊंगा। हमारा एक फंड है जिसका नाम है फोकस 25। मुझे फोकस 25 कैटेगरी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें सेबी ने, हमारे रेगुलेटर ने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप अप टू 35% स्मॉल एंड मिड कैप्स में लगा सकते हैं। तो हमने कंसिस्टेंटली टुमारोज विनर्स टुडे, यानी कल के बड़े मल्टी बैगर्स आज खरीदे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। पिछले साल जब कोई भी फार्मा की बात नहीं कर रहा था, तब हमने एबॉट लैबोरेटरी, जो कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में सबसे आगे है, उसे खरीदा था। हमने डॉक्टर रेड्डीज खरीदा था, जो कि यूएस जेनरिक्स में काफी आगे हैं। ये शेयर 2 से 3 गुना हो चुके हैं। हमने PI इंडस्ट्रीज खरीदा था, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में है। हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल खरीदा था, जो कि एक विटामिन कंपनी है। इस तरीके से हमने ये सब खरीदे थे।
HDFC लाइफ जब 300 रुपए में लिस्ट हुआ था तो पहले दिन हम सबसे बड़े होल्डर बन गए। ICICI लोम्बार्ड जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो हमने खरीदी थी। डीमार्ट हमने खरीदा था। तो इस तरीके से हमने टुमारोज विनर्स टुडे खरीदे हैं, एंड बिकॉज हमने ये खरीदा है, हमारा रिटर्न बेंचमार्क से और पीयर से काफी आगे रहता है। हमने कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट किया है। टर्निंग टू मोस्ट फोकस 35, इस फंड ने, एंड आपको ये जान के आश्चर्य होगा, पिछले 8 सालों में 7 साल आउट परफॉर्म किया है इसने। इंडेक्स ने जो 15% 11% रिटर्न दिया है, इस फंड ने 15% रिटर्न दिया है। पिछले 6 सालों में से 5 साल यानी कि 84% ऑफ द टाइम इसने इंडेक्स को बीट किया है। कई मल्टी बैगर्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ गलतियां भी की है जो अभी हमने ठीक कर दी है, और हमें लगता है कि ये पोर्टफोलियो जिस हिसाब से इसका ROE, ROC, डेट इक्विटी है, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ मल्टी कैप फंड आर वेरी ब्राइट। हमें इसकी अर्निंग्स ग्रोथ 28% की लगती है और इसका वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है। मिड कैप 30, मैंने आपको बताया था स्मॉल एंड मिड कैप काफी अंडर वैल्यूड है, तो ये फोकस 30 फंड है जहां पे हम नॉर्मली विनर्स ऑफ टुमारो, कंपनीज जिनके मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, जो गेन कर रही है मार्केट शेयर, वो लेते हैं। और हमें लगता है कि इसमें हमने जो थीम्स दी है, जहां पे अच्छे टेलविंड है, इंश्योरेंस के बेनिफिट, इंश्योरेंस की कंपनी है, इकोनॉमिक रिकवरी की काफी अच्छे अच्छे प्लेज हैं, कोविड रिलेटेड बेनिफिशियरीज हैं, ये सारी चीजें हमने ली है। इसका भी हमें लग रहा है कि अगले 3 साल में 17% अर्निंग्स ग्रोथ होगा, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी रीजनेबल अर्निंग्स ग्रोथ विच कैन ऑफर गुड रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। लार्ज एंड मिड कैप भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, जिसमें 50% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है और 50% मिड कैप में। ये इंडेक्स अगेन मार्केट लीडर से भरा हुआ है। इसमें 19 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने इंडस्ट्री में नंबर 1 मार्केट लीडर हैं। 8 स्टॉक ऐसे हैं जो कि टॉप 5 कंपनीज में से आते हैं, और 2 स्टॉक ऐसे हैं जो टॉप 10 में आते हैं। ये कंपनीज मार्केट शेयर गेन भी कर रही है, और यहाँ पे हम जो 2 इंपॉर्टेंट थीम प्ले कर रहे हैं, एक तो लेंडिंग स्पेस में जो सबसे बेहतरीन कंपनीज है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये हमने ली हुई है। 25%, 26% ऑफ द पोर्टफोलियो यहाँ पे लगाया है। आप जानते ही होंगे कि सभी ब्रोकरेजेस ने अभी लिखा है कि फाइनेंशियल्स में ओवरवेट जाइए, अब फाइनेंशियल्स अच्छा करेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, एंड हमें लगता है कि ये थीम में काफी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। दूसरा, सप्लाई साइड कंसोलिडेशन, सर्वाइवर्स ऑफ अ टफ साइकिल, जो कोविड के बाद स्ट्रॉन्गर कंपनीज इमर्ज होगी, यानी कि टेलीकॉम यूसेज बढ़ रहा है, पिज्जा कंपनी, डोमिनोज पिज्जा कंपनी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, किंगफिशर बियर जो कंपनी बनाती है, यूनाइटेड ब्रूवरीज, डॉक्टर लाल जो कि टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक्स, फिनिक्स मिल्स जिनके फिनिक्स मिल्स और पलेडियम मॉल्स और फिनिक्स मॉल्स वगैरह होते हैं, लार्सन एंड टूब्रो। इस तरीके से 25% पोर्टफोलियो ऐसी इंडस्ट्रीज में है जहां पे ये कंपनीज का मार्केट लीडिंग पोजीशंस में है, और यहाँ पे इनको काफी अच्छी शॉर्ट टर्म टेलविंड्स हैं। तीसरा थीम जहां पे 22% पोर्टफोलियो लगाया है, वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है। हमें लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंपनीज विल कम बैक इन अ स्ट्रॉन्ग वे। चौथा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म इक्विटी। एज यू नो, टैक्स प्लान्स ने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना के दिया है। यहाँ पे हम वही QGLP फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। ये पोर्टफोलियो पूरा QGLP कंप्लायंट है, और इसमें अगेन हमने मार्केट लीडर्स रखे हैं। यहाँ पे भी हमने जिस हिसाब की थीम्स वगैरह रखे हैं, हमको लगता है कि जो मार्च क्वार्टर में नॉर्मली आप लोग टैक्स प्लान्स में लगाते हैं, ये एक बेहतरीन टैक्स प्लान है और इसे आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ये थोड़े थीम्स हैं। मैं आपको एक समरी में बता दूं कि हमें अगले 5 से 10 साल इंडिया में बहुत तेजी लगती है। हमें लगता है कि इंडेक्स में ही 15 से 20% रिटर्न आ जाएगा। If you are invested in a good fund manager which has a philosophy, we have a QGLP philosophy which has skin in the game. हमने हमारा 3,000 करोड़ रुपया इस हमारे फंड्स में लगाया है। इस तरीके के मैनेजर के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा पैसा अच्छा रिटर्न देगा और आपका पैसे पे भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हमें लगता है कि हमारा
फोकस 25 फंड काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फोकस 35 फंड ने पिछले 6 में से 5 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप फंड, फोकस 30, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनमें आगे चल के ज्यादा रिटर्न्स आने चाहिए। और लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि एक टैक्स प्लान है, उसका सही टाइम मार्च क्वार्टर में इन्वेस्ट करने का है, एंड वो हमारे हिसाब से एक काफी अच्छा फंड है। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। I can take any questions that you may have at this point in time. Thank you very much for a patient hearing, my friends. नवीन सर, आई थिंक द सेशन वाज एक्सीलेंट। बहुत सारे आइडियाज मिले हमको इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इनफैक्ट पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है एक अंदर। और देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे हैं। आई विल जस्ट आस्क यू वन बाय वन। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट, अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे या चैट बॉक्स पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर ये आया है कि बहुत सारे लोग जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे आर नॉट क्लियर अबाउट द इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, खासकर इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो आइडियली कितने साल के लिए किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना चाहिए? भानु जी, वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। अब वो 90 साल के हो गए हैं और अभी भी वो आपके और मेरे जितनी ही मेहनत करते हैं। आप मुझे बताइए किस स्टेज पे इन्वेस्टिंग बंद करना चाहिए? मैं बताता हूं आपको, जब सांसें बंद हो जाए तब इन्वेस्टिंग बंद कर देनी चाहिए। तब इन्वेस्टिंग अपने आप बंद हो जाएगी। तब तक आपको ये बाजार छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट राय देना चाहूंगा। आप में से कई लोग जो फंड पिछले 3 साल में परफॉर्म कर रहे हैं वो खरीदते हैं, और जो पिछले 3 साल में खराब कर रहे हैं वो बेचते हैं। भानु जी, ऐसा करते हैं ना लोग? एब्सोल्युटली सर। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक फ्रंट स्क्रीन होता है, यानी कि आगे जो दिखता है आपको, और एक रेयर व्यू मिरर होता है। अगर आप गाड़ी रेयर व्यू मिरर देख के चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप फ्रंट स्क्रीन नहीं देखेंगे और रेयर व्यू देखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने फंड्स में रेयर व्यू रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सीडेंट हो जाएगा। वहां पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, यहां पे पैसों का एक्सीडेंट हो जाएगा। जो पिछले 3 साल में अच्छा कर रहे हैं उनको अगले 3 साल में अच्छा करने का चांस बहुत ही ब्लीक है, और जो पिछले 3 साल में खराब कर रहे हैं उनको अच्छा करने का चांस बेहतर है। आपको इन्वेस्ट पिछले 3 साल या अगले 3 साल के बारे में सोच के नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट ये सोच के करना है कि ये फंड की फिलॉसफी बढ़िया है क्या। अगर ये कंपनी क्वालिटी बिजनेसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करती है रीजनेबल प्राइस में, तो वो एक बढ़िया फिलॉसफी है कि उससे बढ़िया कोई फिलॉसफी है। अगर ये प्रमोटर अपना खुद का 3,000 करोड़ रुपया लगाता है आपके साथ में, तो वो उस पैसे को खराब परफॉर्म करने देगा कि नहीं करने देगा? अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा इक्विटीज में। अगर आपका रेस्टोरेंट का ओनर आपके रेस्टोरेंट में खा रहा है तो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा, अगर खराब होगा तो मालिक उसको ठीक कर देगा। सो आपको ये देख के इन्वेस्ट करना है, ना कि 3 years 5 years रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। अनदर क्वेश्चन इज दैट कि जब हम बात कर रहे हैं कि अगले एक दशक इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, आपको आपके हिसाब से कोई स्पेसिफिक सेक्टर से जो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले बहुत अच्छा करेंगे, कंसीडरिंग दैट वी आर इनटू एज एन इकोनॉमी वी आर एन इमर्जिंग इकोनॉमी एंड ग्रोइंग फेज? भानु जी, हमें तो 3 सेक्टर्स एवरग्रीन लगते हैं और इस 10 सालों में हम खूब पैसे बनाएंगे उसमें, और हमारे पोर्टफोलियोज में भी वो अच्छे खासे सेक्टर्स हैं। मैं आपको बता दूं वो सेक्टर्स का नाम। हमारा नंबर 1 फेवरेट सेक्टर रहा है और अगले 10 सालों में रहेगा,
वो उसका नाम है कंज्यूमर सेक्टर। अब कंज्यूमर सेक्टर का मतलब आप मेरे से ये मत समझिएगा कि एफएमसीजी होता है। वीआईपी जो कि लगेज बैग्स में मार्केट लीडर है, वो कंज्यूमर कंपनी है। एशियन पेंट्स जो पेंट कंपनी है इंडिया की नंबर 1, वो कंज्यूमर कंपनी है। वोल्टास जो कि एयर कंडीशनर बनाती है, वो कंज्यूमर कंपनी है। मारुति जो कि कार्स बनाती है, वो कंज्यूमर कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर जो साबुन तेल ये सब बनाती है, वो कंज्यूमर कंपनी है। जो कंज्यूमर कंपनीज बहुत तरीके के होते हैं, एंड हमें लगता है कि ये जो जीडीपी $5 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, आपका परचेजिंग पावर कंज्यूमर का बढ़ेगा। तो दिस लीनियर, आप ध्यान से सुनिएगा, लीनियर ग्रोथ इन जीडीपी will present non-linear growth opportunities in the consumption space, exponential opportunities in the consumer space, and you can make exponential returns. So ये मेरा पहला थीम है। The second theme that I really like is financial services. अब फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखिए, 26 पीएसयू बैंक होते थे जो पूरा बैंकिंग सेक्टर रन करते थे 25-30 साल पहले। आज वो लॉसेस बना रहे हैं और प्रॉफिट बना रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ध्यान से देखिएगा, एक एचडीएफसी बैंक है जो हर साल अपना बैलेंस शीट 20% से ग्रो करता है, और एक येस बैंक है जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये गेम जो बैंकिंग का है, ये 3-4-5 प्लेयर्स के बीच में बन रहा है, और इंडिया इज अ हाईली अंडर बैंक मार्केट। बैंकिंग सर्विसेज आज 130 करोड़ लोग यूज नहीं करते। एज द बैंकिंग सर्विसेज see a better penetration, you will see these banks which are gaining market share from PSU banks, इनकी ग्रोथ और भी तेजी से आएगी। एंड ये काफी वेल रन, वेल मैनेज्ड बैंक्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो कि एक बैंक का पिलर होता है, कोर पिलर, ये इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड है पिछले 20-30 सालों से, एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में। उसी तरीके से आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन दुनिया के मुकाबले बहुत कम है, और यहाँ पे गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी भी नहीं देती है। यानी कि आप अगर नौकरी लूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको 20,000 रुपए का चेक हर महीने भेजेगी, जो कि अमेरिका में और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। तो इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एंड हमें लगता है कि एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, जितने भी सारे इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया के हैं, ये सारे के सारे कंपनीज बहुत अच्छा करेंगे, और ये हमारे पोर्टफोलियोज में भी हमने बड़ा पोजीशन रखा है। इसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत सारे और सेगमेंट्स हैं जिन पे हम पॉजिटिव हैं। तो ये सेकंड थीम है। एंड द थर्ड थीम दैट वी लाइक इज हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में भी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस कंपनीज अलग होती है, क्रैम्स कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करती है वो अलग होती है, एपीआई कंपनीज हैं वो अलग होती है, डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं वो अलग होती है। सो बहुत तरीके की कंपनीज होती है, एंड ये सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर हमारे हिसाब से एवरग्रीन है, और अगले 10 सालों में ये सेक्टर्स हमें लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो, जो लास्ट 8-9 महीने से हम लोग ने कोविड की सिचुएशन देखी है, और उसका इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी में है, कितने समय तक हमें उस इम्पैक्ट से बाहर, कितना समय लगेगा हमें उस इम्पैक्ट से बाहर निकलने में, एंड प्रॉब्ली जो हम लोग दिसंबर जनवरी में ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी के रिवाइवल की बात कर रहे थे, वहां पे जाने के लिए। इस साल तो जीडीपी डिक्लाइन करेगा हमें लगता है भानु, एंड थोड़ा सा ये आंसर को लोग ध्यान से याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं फिर आपके प्रूडेंट के कॉन कॉल पे आऊंगा अगले साल, तब मैं ये याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि सन 2022 मार्च, यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर, ये इंडिया का हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ईयर होगा। डबल डिजिट जीडीपी, ध्यान से लिख लीजिए कहीं पे पन्ने पे, ये अगले साल हमें लगता है डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ होगा, जो पहले कभी हुआ नहीं है। और अगर डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हुआ तो आप जो 1000-2000 पॉइंट निफ्टी गिरने का इंतजार कर रहे हैं ना, वो शायद इंतजार आपको नुकसानदायी हो सकता है।
1000-2000 पॉइंट गिर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब? 15% निफ्टी अगर बढ़ना है तो 2000 पॉइंट होता है। तो अगर मैंने आपको पहले बताया था कि हमें लगता है कि यहां से 15% रिटर्न अगले 10 साल में आ सकता है, मैंने आपको दिखाया 15% बढ़ने से 10 साल में 1 रुपया कितना होता है? 4 रुपया होता है। तो अगर आज निफ्टी 13,000 है तो निफ्टी कितना हो सकता है? 50,000। तो ये 50,000 की जर्नी में, इन दिस जर्नी फ्रॉम 13,000 to 50,000, आर यू गोइंग टू become very smart and make a lot of money by timing for 1,000 points of Nifty correction? I don't think so. राइट सर। तो सर एक और चीज जो म्यूचुअल फंड में काफी सवाल पूछ रहे थे लोग कि लास्ट 2-3 साल ऐसे रहे थे जहां पर सेलेक्टिव स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, खासकर 2017-18 के बाद का, और दैट हैज ब्रॉडली इम्पैक्टेड टू द आउट परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू द इंडेक्स। यहाँ से व्हाट कुड बी द रीजन जहां पे हम ये ट्रेंड को रिवर्स होते देख सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भानु। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन जो आज का है मेरे हिसाब से, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा लोगों को। जब अच्छी बरसात होती है तो सारे स्टेट्स में अच्छी खेती होती है। जब बहुत खराब बरसात होती है तो बहुत कमती जगह पे अच्छी खेती होती है, ये सब जानते हैं। जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है तो बहुत सारी कंपनीज अच्छा ग्रो करती है। जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत खराब होता है, then very few companies grow strongly, right? What did I show you? Our growth rates in the last decade have halved compared to the previous decade, right? So growth was scarce. Growth was concentrated in the hands of a few large companies because we had a lot of economic shocks like demonetization, COVID pandemic, IL&FS crisis, and so on, right? So इस तरीके के शॉक में जब ग्रोथ बहुत कम होती है तो स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, ये मैंने कहा था। तो बहुत कमती स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ अगर 10% हुआ अगले साल और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ 30 से 40% हुआ अगले साल, तो खेती बहुत जगह अच्छी होगी और बहुत सारे शेयर ऊपर जाएंगे। The rally will become more broad based, and at that time you will see small and mid caps outperforming the large caps. मुझे दुख इसी बात का होगा कि अगर बाजार बहुत ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाते हुए बाजार में जो आज रिटेल इन्वेस्टर का 0 पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, वो फिर जाके 15-20 हजार करोड़ रुपया महीने का हो जाएगा। उन्हें आज लेना चाहिए बिफोर द 10% ग्रोथ इन जीडीपी and 30% growth in profits. Great. Thank you very much, sir. एक और I'll just ask last question to you. अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि ऑल्दो आपने अपने शुरू की कुछ स्लाइड्स में इसके बारे में डिस्कस जरूर किया था कि मार्केट्स का जो आज लेवल है उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। आई विल से दैट इट्स मोर ऑफ ए कंफ्यूजन, और उसकी वजह से थोड़ा डर भी है लोगों के मन में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को भी लेकर, और बहुत सारे लोगों के पास आज पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए कि कैसे करें इन्वेस्टमेंट। सो क्योंकि लास्ट 4-5 महीने में, 6 महीने में हमने मार्केट को वन साइडेड जाते हुए देखा है। सो अगर आज किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर अगर उसको पूरा पैसा भी अगर आज डालना है तो वो डालकर छोड़ सकता है? देखिए, आज के दिन आप 2 काम कर सकते हैं भानु। पहला काम ये कर सकते हैं कि आप स्टैगर कर दीजिए, हर महीने आप पैसा डाल दीजिए। अगर बाजार में कोई करेक्शन आता है तो आप बचा हुआ पैसा पूरा एक साथ डाल दीजिए। ये आपका ऑल्टरनेटिव 1 है।
एंड ऑल्टरनेटिव 2 है मोतीलाल ओसवाल डायनेमिक फंड है, जिसमें हम मूवी इंडेक्स यूज करते हैं, मोतीलाल ओसवाल वैल्यू इंडेक्स, और उसको डेट और इक्विटी के बीच में हम खुद एलोकेट करते हैं, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस डायनेमिक फंड cut down the exposure to equities ahead of the COVID pandemic from 80% to 40%. And then in the month of March and April, when the markets crashed, took it up back from 40% to 80%. ये इन्वेस्टर तो नहीं कर पाता, और अब हमने उस फंड में फिर से 40% का इक्विटीज कर दिया 80% से। अब मुझे बताइए कितने इन्वेस्टर्स ये काम खुद कर पाएंगे? So a dynamic fund is the second alternative versus staggered investments. राइट सर। एक और क्वेश्चन सर, जो एक लास्ट और पूछ लेता हूँ कि अगले कुछ सालों में कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट जिसको इंडियन इकोनॉमी या इंडियंस ने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकता है? Stocks are slaves of earnings. आपको सिर्फ एक इंडिकेटर मॉनिटर करना है, अर्निंग्स ग्रोथ। अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है तो आप किसी का भी बात मत सुनिए, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ खराब है तो आपको धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो आपका अर्निंग्स ग्रोथ किसी साल अच्छा होता है और किसी साल खराब होता है। सो आप बाकी के पचड़े में इंडिया चाइना वॉर हो जाएगा, अमेरिका का मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये सारी चीजें कोई सोचने का जरूरत नहीं है। ये किसी के बस में नहीं है, ये फोरकास्टेबल नहीं है, ये अननोन है। जो आप एक एनालिसिस करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है एक कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसका फ्यूचर अर्निंग्स कैपेसिटी, यही आपके बस में है, और जो बस में है, जो नोएबल है, उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर और भी कोई 2-4 क्वेश्चंस हैं तो हमारे पास 5 मिनट और है। आई एम हैप्पी टू टेक देम, भानु। Right, sir. There is another question regarding the senior citizen strategy which should be in mutual funds. बहुत सारे लोग 60 प्लस है जिनके पास पैसा है, उनको स्पेसिफिकली किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उनको किस तरह के फंड्स में पैसा डालना चाहिए? सो सीनियर सिटीजन्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम ग्लैड हमने ये 5 मिनट और एक्सटेंड किया है, भानु। तो मैं बताना चाहूंगा, और इस पे अगेन आपको ये सीनियर सिटीजन्स को पर्टिकुलरली प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। आपको रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं करना है, आपको रिस्क मिनिमाइज करके रिटर्न बनाना है। तो उसके लिए मैं आपको 2 चीजें आज रेकमेंड करूंगा। एक, जो मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल डायनेमिक फंड बताया, क्योंकि उसमें कंजर्वेटिवली आप इक्विटी में लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 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 आपके पास ये 100 रुपया आप लगाए होते, तो क्या आपने 80 का 40 किया होता कोविड के पहले? क्या आपने कोविड के अनाउंसमेंट के बीच में जब निफ्टी क्रैश हुआ था आपने 40 का 80 किया होता? क्या आप आज इस बाजार में जब निफ्टी 7,500 का 13,000 हो गया है तो आप 40 का 80 फिर से करते? नहीं करते आप। तो ये फंड आपको एक इक्विटी फंड से कमती रिटर्न देगा, बट इसके ड्रॉडाउन जो बोलते हैं, यानी कि इसमें जो गिरावट आती है वो काफी कमती आएगी। सो ये एक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छे मल्टी एसेट फंड्स की बहुत कमी है। ध्यान से सुनिए, मल्टी एसेट फंड, हमारा मल्टी एसेट फंड 4 चीजों में पैसा लगाता है। ज्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाता है, उसके बाद इंडियन इक्विटीज में लगाता है, ग्लोबल इक्विटीज में लगाता है, और गोल्ड में लगाता है। ये 4 चीजों का रिटर्न ईयर टू ईयर बहुत वॉलेटाइल है, आप पकड़ नहीं पाएंगे। बट हमारे पास जो साइंटिफिक इंडिकेटर्स हैं उससे हम ये चारों में लगाते हैं। जब हमने ये काम पिछले 20 साल में, भानु, बैक टेस्टिंग किया, तो हमें जो रिटर्न आया इस फंड का टैक्स वगैरह निकालने के बाद इन्वेस्टर को तकरीबन 7.5% रिटर्न आ सकता है आफ्टर टैक्स। बैक टेस्टिंग के हिसाब से 7.5 to 7.75% आफ्टर टैक्स।
मैं सभी सीनियर सिटीजन से यही पूछूंगा कि अगर आपको 7.5 to 7.75 कहीं और मिलता है पोस्ट टैक्स तो आप मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता है आपको मिलेगा। तो ये मल्टी एसेट फंड हमारा जो है, जो कि डेट ओरिएंटेड मल्टी एसेट फंड है, डिसिप्लिन्ड है, मूवी इंडेक्स ड्रिवन है, डिस्क्रिशन नहीं यूज होता है इसमें। मुझे लगता है कि ये फिक्स्ड इनकम का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जब आपके फिक्स्ड इनकम के यील्ड बहुत गिर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा भानु कि अगले 5 साल में एज इंडियन इकोनॉमी गेट्स इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, you are likely to see the return on fixed income coming down even further. So it's very important that you take the advantage of a superior taxation in mutual funds and the power of asset allocation to get superior returns so that you can at least beat inflation on a post-tax basis. So मैंने 2 recommendations दिए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल डायनामिक फंड जो कि इक्विटी और डेट का एलोकेशन साइंटिफिकली विदाउट द डिस्क्रिशन ऑफ फंड मैनेजर करता है, और दूसरा मल्टी एसेट फंड जो कि ये 4 एसेट क्लासेस में लगाता है और जिसका पिछले 20 साल का बैक टेस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड हमें पोस्ट टैक्स बेसिस पे तकरीबन 7.5 से 7.25% रिटर्न जनरेट करता है। सो जस्ट इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन था, 7.5% का रिटर्न पोस्ट टैक्स अगर इन्वेस्टर को मिल रहा है, व्हाट शुड बी द एसडब्ल्यूपी परसेंटेज ऑन दैट इफ समबडी विश टू हैव रेगुलर इनकम? ये सवाल आई थिंक रितेश अगर आप हैं तो मे बी आप थोड़ा समझा सकते हैं। Hi. So Bhanu, so we have cash flow plans. So we have got cash flow plan of 7.5%. So client can choose, वो choose कर सकते हैं कि उनको monthly कितना परसेंटेज इनकम चाहिए और वो परसेंटेज चूज करके वो ले सकते हैं। और इसके अलावा इन केस दे वांट अ फिक्स्ड अमाउंट, देन वी हैव ऑप्शन ऑफ द फिक्स अमाउंट आल्सो। सो इन दैट केस हर महीने के अंत में उनको वो फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। तो या तो परसेंटेज चूज कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम कैश फ्लो प्लान नाम से बोलते हैं, या फिर फिक्स अमाउंट विच इज यू वुड बी अवेयर। नवीन सर, एक और क्वेश्चन था रिगार्डिंग दी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। लार्ज कैप एफआईआई का फेवरेट रहा है और मिड कैप प्रॉब्ली रिटेल लेवल पे इंडिया का फेवरेट रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में, तो हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि मिड कैप ऑलवेज आउट परफॉर्म्स लार्ज कैप, तो वही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है कंसीडरिंग दैट आवर इकोनॉमी इज मैच्योर होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। भानु, मुझे लगता है कि 1 अप्रैल 2020 से स्मॉल एंड मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस जर्नी ओवर लार्ज कैप्स शुरू हो चुका है। स्मॉल कैप्स ने रिटर्न मिड कैप से ज्यादा दिए हैं और मिड कैप ने रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा दिए हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में और अगले 3 साल में यही ट्रेंड रिपीट होगा। आज स्मॉल एंड मिड कैप्स पॉपुलर नहीं है, ये सही टाइम है। हमने जो आपको मोस्ट फोकस 30 फंड दिखाया है जो कि एक स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, हमने आपको LMC दिखाया है जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसमें 50% स्मॉल एंड मिड कैप लगाते हैं। इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करने से या एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने से आपको नॉर्मल लार्ज कैप फंड से बेहतर रिटर्न अगले 1 और 3 साल में मिलेंगे। Right, sir. Done, sir. So thank you very much, Naveen sir, for today's session. Thank you investors for attending this session. I think आज का जो सेशन था उसने हमको बहुत सारा इंसाइट दिया कि हम अगले कुछ सालों को किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से इंडियन मार्केट को देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि जो पास्ट, जैसा सर ने भी कहा कि पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हुए फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करें।
I think the session जो आपने बताया sir, I think we all will keep in mind. Thank you partners, thank you Naveen sir, thank you Ritesh for today's session. Thank you sir. Thank you Bhanu, and thank you all the investors, and I wish you all the very best. अगले 10 साल का जो जर्नी है, जैसे कि हमने आपको बताया, हम तो देख रहे हैं कि हमारा जो 3,000 करोड़ रुपए हमने लगाया है वो यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देगा. मैं चाहूंगा कि आप सभी भी, जैसे वॉरेन बफेट जी ने अपने $5,000 को 90 बिलियन बनाया है, राइट, जैसे कि मैंने आपको वो जो चार्ट दिखाया इंडिया का, मैं चाहता हूं कि आप भी ये जो इंडिया का गोल्डन डेकेड सामने है इसका पूरा फायदा उठाएं. कीप द फेथ, कीप द कन्विक्शन, बाय राइट सिट टाइट. अगर आपने इस तरीके से किया तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका फ्यूचर अगले 5-10 सालों में काफी चेंज हो जाएगा because of the patient investing and disciplined investing that you can follow. Thank you very much, and my very best wishes to you. I'm looking with great excitement to 2021 calendar year, and I'm sure it will be a great year for all of you as well. All the very best. Thank you sir. Thank you. Everyone. Thank you, Bhanu.